आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करने वाली हैं। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया, जिससे केंद्रीय बजट 2024-25 का खाका तैयार हो गया। ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वृद्धि और बृहद आर्थिक परिदृश्य को लेकर तेजी का रुझान बना हुआ है। आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7% और देश की मुद्रास्फीति 4.5% कम होने का अनुमान लगाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि आर्थिक समीक्षा से बजट की रूपरेखा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें पिछले वर्ष की आर्थिक स्थितियों का लेखा जोखा पेश किया जाता है। इसी आधार पर आगामी वर्ष के लिए नीतियां निर्धारित होती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछला वर्ष आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। कोरोना काल के बाद रोजगार के अवसर बढ़े हैं और बेरोजगारी की दर निरंतर घट रही है। तो आज हम इन्हीं आर्थिक सर्वेक्षण पर जो आईना है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि जो आज बजट पेश होने वाला है, जिसके लिए वित्त मंत्री इस समय वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं, उसमें आखिर क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। तो इस बड़ी खबर के बाद हम आपको, इससे पहले बड़ी खबर से पहले हम आपको बता रहे थे कि हम आपको वरिष्ठ पत्रकार के पास ले जाएंगे। जो कल आर्थिक समीक्षा हुई, देश की जो अर्थव्यवस्था का आईना जो प्रस्तुत किया गया, वो आखिर क्या है, किस तरह का है और उससे उम्मीद क्या लगाई जा सकती है आर्थिक गलियारों में और बुद्धिजीवी वर्ग में। किसानों को क्या उम्मीद लगानी चाहिए। हालांकि 11 बजे बजट पेश होगा और उसके बाद से, बजट पेश होने के बाद से जो भी स्थितियां आएंगी वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो चीजें हैं जो आर्थिक समीक्षा में दिखाई गई हैं, वास्तव में भारत सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दिखाई गई है। ये जो अर्थव्यवस्था है, यह भारत की 8.2% के हिसाब से ग्रो कर रही है, जो कि अमेरिका, यूरोजोन, ब्रिटेन, जापान, चीन से भी ज्यादा है। आपको अगर जो बताएं, अमेरिका का 2.5% वृद्धि है, ग्रोथ है, विकास दर है, जबकि भारत का 8.2% है। यूरोजोन की अगर जो बात करें तो 2023-24 की हम बात कर रहे हैं, 0.4%। 0.4% यह दिखाया गया है।
हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अंशुल अग्रवाल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं और रमेश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कल आर्थिक समीक्षा पेश की गई, आज बजट पेश होने वाला है। 11 बजे बजट पेश होगा, सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो अर्थव्यवस्था दिखाई दे रही है, हम अंशुल जी के पास सबसे पहले जाना चाहेंगे कि अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताई गई है। हालांकि अगर जो अमेरिका देखा जाए, यूरोजोन, इसकी अगर जो तुलना की जाए तो इसमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 8.2% रखी गई है जी। ये आखिर क्या दर्शाता है? देखिए, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो हम दुनिया में दूसरे नंबर पे है। तो ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए एक एसेंशियलिटी है कि हमारी डेवलपमेंट रेट जो है वो डेवलपमेंट और 8.2% जिस हिसाब से हम अभी ग्रोथ कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन ग्रोथ रेट है। अगर ये हम कंटिन्यू रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 2047 तक, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी में हम बदल जाएंगे। और क्योंकि अभी हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बाकी जो दूसरी डेवलप कंट्री उससे बहुत पीछे, तो ये जो बजट है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करा जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी हम वैसे ही अचीव करते हैं। तो अभी हम लोग जो पीछे हैं वो टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इनकम टैक्स के साथ साथ कुछ बड़ी घोषणाएं, जैसे एमएसएमई को लेके, हैंडीक्राफ्ट्स को लेके, या छोटे और सूक्ष्म जो व्यापारी होते हैं या जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको लेके कुछ बड़ी फैसले हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बड़े फैसले हो सकते हैं मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रियल एरिया में। हम रमेश शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। क्या लगता है कि ये जो ग्रोथ रेट दिखाई जा रही है 8.2% की, ये ग्रोथ रेट जो है इसी के अनुसार गरीबी भी भारत की कम हो रही है? क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भारत की गरीबी तो निश्चित रूप से कम हो रही है। और इसको अगर हम आंकड़ों में ना भी जाएं तो हम जहां रहते हैं, जिन सड़कों पर चलते हैं, जिन बाजारों में जाते हैं, उन बाजारों का, उन सड़कों का, उन मोहल्लों का जो स्तर का परिवर्तन आया है, जीवन शैली का जो परिवर्तन आया है, बाजार में जिस तरीके से दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है, रोड पर कारें बढ़ रही हैं, उससे बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं समृद्धि की दर बढ़ रही है। ये तो हमको चारों तरफ, गांव से लेकर के महानगरों तक, ये दृश्य प्रगति का हमको दिखाई देता है। लोगों की जो क्रय शक्ति है वो शक्ति बढ़ती है, तो इसका अर्थ है कि आर्थिक स्थिति लो हो रही है। अब दूसरा जो बात आती है कि इस बजट में क्या हो सकता है। स्वाभाविक रूप से जो आर्थिक सर्वे कि इस बजट में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और गांव और किसान के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है। दूसरा जो मुझे लग रहा है, कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए कोई बात इसमें आ सकती है। और तीसरी जो मुझे लगती है कि बजट में कोई नया कर लगना है या किसी करों में वृद्धि होने की संभावना मुझे थोड़ी सी है। यदि थोड़ी बहुत वृद्धि होगी तो रेल किराए में हो सकती है। उसका कारण यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण में अगर सबसे ज्यादा उन्होंने एक पॉइंट पर जोर दिया है, रेलवे पर जो खर्च हुआ है, रेलवे के विकास पर जो खर्च हुआ है, उसको उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट किया। तो उससे ऐसी संभावना दिखती है कि इस दिशा में कुछ बढ़ा। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को कुछ लाभकारी योजना भी आ सकती है। यद्यपि एक बड़ी घोषणा सरकार कर चुकी है कि वो जो आयुष्मान कार्ड योजना है, उस आयुष्मान जो उपचार है उसमें वो काफी लोगों को शामिल कर रहे हैं। तो इस तरह एक प्रकार से ये स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की घोषणा सरकार पहले कर चुकी है, इसका कुछ बजट प्रोविजन भी इसमें हो सकता है। तो कुल मिलाकर के बजट जो है, मुझे जो लग रहा है इस बार जो बजट आएगा वो कहीं ना कहीं उसमें एकाध घोषणा मध्यम वर्ग के लिए हो सकती है।
क्योंकि अगर इस सरकार को, मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल 5 वर्षों का हम देखें, उसमें मध्यम वर्ग के सबसे कम प्रावधान था, लेकिन पिछले बजट में हेल्थ की दृष्टि से, बचत की दृष्टि से उन्होंने मध्य वर्ग को भी ध्यान दिया था। तो बहुत संभव है इस बजट में मध्यम वर्ग को कुछ आगे कर सके, और इस कुटीर उद्योग पर कहीं ना कहीं स्वरोजगार पर, महंगाई जो बेरोजगारी की दर कम हुई है, तो बेरोजगारी की दर जो कम हुई है वो 2 कारणों से कम हुई है। सरकार के विभागों में भर्ती नहीं बढ़ी है, उसमें तो भर्ती कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स मीटे हुए हैं, बड़े उद्योग खड़े हुए हैं, और स्वरोजगार पर जो उन्होंने जोर दिया है, उसके कारण बेरोजगारी थोड़ी कम हुई है। संभव है कि स्वरोजगार की दिशा में युवाओं को वो अपने यूनिट खड़े कर सकें, उसमें वो कुछ इस बजट में कुछ प्रावधान हो सकता है, कुछ रियायतें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के स्वरोजगार पर जोर होगा, कुटीर उद्योग पर और गांव के उद्योग पर जोर होगा, ये इसमें मुझे संभावना दिखती है। जी हम पुनः रुख करेंगे अंशुल अग्रवाल जी की तरफ, जो कि अर्थशास्त्री हैं। कृषि की जहां तक बात करें तो कृषि प्रधान देश है भारत, और कृषि की अगर जो वृद्धि की जाए और खेती किसानी में लगने वाले लोग अगर जो सुख समृद्धि की ओर जाएं तो देश सुख समृद्धि की ओर जाएगा, गरीबी दूर होगी, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी ये देखा जाता है। लेकिन ये कि चीज जो सबसे बड़ी बात इसमें कही गई है कि कृषि क्षेत्र में, आर्थिक सर्वे में कही है, कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। वो कौन कौन से सुधार हो सकते हैं जिससे कि कृषि में प्रगति हो, किसान समृद्ध हो, और उसके लिए बजट में और कितने धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता पड़ सकती है अतिरिक्त? देखिए सर, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कृषि में कौन कौन से सुधारों की आवश्यकता है। मतलब हम अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो कृषि में इंट्रोड्यूस करी जा सकती है। तो आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो हमारे जो मेजर आए हैं वो कृषि है, और कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे पॉली हाउस को गवर्नमेंट ऑलरेडी 50% की सब्सिडी दे रही थी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के। इसके अलावा अगर हम वेयर हाउसिंग को देखें तो वेयर हाउसिंग में भी 50% के आसपास की सब्सिडी दी जा रही है। तो वेयर हाउस, पॉली हाउस, इसके अलावा जो उन्नत टेक्नोलॉजीज हैं, जो हमारे यहाँ रेगुलरली जो सरकारी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है वो कनाडा या दूसरी कंट्रीज जाते हैं और वहां से नए नए उन्नत टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद वो फिर इंडिया आ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कोकोनट के जो छिलके होते हैं उसमें फार्मिंग के लेके छोटे छोटे प्लांटेशन फार्मिंग, इसके अलावा जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स का एक प्लेटफॉर्म बना के उस पर फार्मिंग करना, तो बहुत सारी उन्नत टेक्नोलॉजीज है जिसपे ऑलरेडी वर्क करा जा रहा है। अब जहां तक बजट एलोकेशन की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एंट्री बजट में बजट एलोकेशन करा गया था, इसके अलावा एडिशनल बजट एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि दिस इज अ फाइनल बजट, और उसी प्रपोर्शन में ही जो बजट है वो एलोकेशन होगा, क्योंकि फंड्स एट द एंड ऑफ द डे उनको सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को भी जस्टिफाई करना है। तो टेक्नोलॉजी पे बात डेफिनेटली हो सकती है, पर बजट एलोकेशन को लेकर मैं डाउटफुल हूँ कि कुछ एडिशनल बजट जो है वो इसमें अलॉट कर पाएगी गवर्नमेंट। जहां तक किसानों की बात है तो किसानों को ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट के अंदर कवर करके और उनको बेहतर तरीके से कैसे फार्मिंग करी जाए, इसके ऊपर जरूर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट बनाने का इनिशिएट कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है सर। जी, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि जो भी कर्जे हैं अब कृषि क्षेत्र से और मैन्युफैक्चरिंग और तमाम, इस पे तो चर्चा होगी, लेकिन थोड़े से कर्जे की भी बात कर ली जाए, क्योंकि कर्जे बहुत चिल्लाते हैं लोग, विपक्ष के लोग भी चिल्लाते हैं, और लोगों को डर भी लगता है कि जो इकोनॉमी को समझ नहीं पाते तो बस एक कर्ज जो शब्द है अगर जो सुनते हैं तो अरे यार इतना कर्ज हो गया। तो आर्थिक सर्वे में ये देखा गया है कि 2019, 2020, 2021 और 22, 23, 24 की अगर जो बात करें तो सिर्फ अगर जो 20 में थोड़े से कर्जे बढ़े हैं, बाकी लगातार घटते रहे हैं। लगातार जीडीपी के अनुपात में जो अनुमानित कर्ज हैं ये घट रहे हैं। तो इससे क्या समझा जाए? ये लोग संतोष करें जो कर्जे नाम से घबराते हैं कि हाँ ये कर्जे ज्यादा हो गए हैं तो अब कम हो रहे हैं। सर देखिए, कर्जे का क्वांटम जो है एक कर्जे का क्वांटम करना और एक जीडीपी के
परसेंटेज के हिसाब से कर्जे का परसेंटेज करना, तो अगर हम अमाउंट वाइज बात करें तो क्यूमुलेटिव हमारा जो कर्जा है वो पहले से डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है, और परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो जीडीपी का जो परसेंटेज एलोकेशन है कर्जे में वो कम हो रहा है। तो देखिए, इंडिया को, किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए एक बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं और जो टोटल इंपोर्ट्स हैं, अगर वो हमारे मैच हो जाते हैं रेवेन्यू की दृष्टि से, तो हम एक बहुत विकसित पोजीशन पे आ जाते हैं। मतलब हमारे पास एक्सपोर्ट का साधन जो जिससे हमारा पैसा आता है और इंपोर्ट का साधन जिससे हमारा पैसा जाता है, वो दोनों चीजें अगर बैलेंस हो जाती हैं या एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि विकसित इकोनॉमी बन गई। आज के डेट में हमारे पास इंपोर्ट्स ज्यादा है, इंपोर्ट्स को देने के लिए जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो ज्यादा है, पर जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली कम है। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। गवर्नमेंट जो लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो काम कर रही है, उसके कारण कंटिन्यूअसली एग्रीकल्चर के अलावा भी हम इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे हैं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता जाए। और एक्सपोर्ट बढ़ने का ही रीजन है कि आज के डेट में हमारे जो कर्जे हैं वो कंपैरेटिवली अमाउंट वाइज जो भले बढ़ रहे हैं, पर परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से वो कम होते जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये गवर्नमेंट की सोच को दर्शाता है, आगे विजन को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर काम अभी फिलहाल नहीं करा जा सकता कि हम इंडस्ट्री और सूक्ष्म उद्योग के ऊपर फोकस करके हमारे जो की पॉइंट्स हैं, हमारे जो ऐसे सेगमेंट है जिसके इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, जैसे अभी तक चाय कॉफी को लेकर हम काफी डिपेंडेंट थे, तो ऐसी चीजों को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो हमारा एक बैलेंस ऑफ ट्रेड एस्टैब्लिश होगा। और गवर्नमेंट का विजन इस पर बहुत क्लियर है कि यस, हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और हमें इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हमें विकसित होना है। यानी कि अगर जो एक्सपोर्ट बढ़ें तभी थोड़ा सा राहत की सांस होगी हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। तो ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं, हम ये जानना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, रमेश शर्मा जी विद्वान भी हैं, कि कौन से कदम उठाने चाहिए सरकार को? देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले एक्सपोर्ट से पहले मेरी दृष्टि में रहना चाहिए। ये जो पिछले कुछ दिनों से राजनीति चल रही है कि सरकार पर डिपेंड होना, हर छोटी मोटी चीज के लिए अनुदान जारी करना, फिर किसानों को भी पेंशन जारी, महिलाओं को पेंशन जारी, अभी किसी राज्य सरकार ने भाइयों को पेंशन जारी, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। एक पहला कदम तो यह है, व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, एक बात। दूसरा, राष्ट्र की समृद्धि के लिए जो पिछले कार्यकाल में मोदी जी ने कहा था कि लोकल पर वोकल और वोकल को ग्लोबल बनाना, वो जो भारत की सोने की चिड़िया बन रहा है, तो वो जो यहाँ का स्थानीय उत्पाद था, यहाँ का कलात्मक उत्पाद था, उसका निर्यात हुआ करता था। तो सामान्य तौर पर हमको सबसे पहले तो इस बात को देखना होगा कि स्थानीय आवश्यकताएं स्थानीय उत्पादन से ही पूरी हों। वो जो मोदी जी ने क्लस्टर की बात कही थी कि मान लीजिए एक गांव में एक उत्पाद है और दूसरे में दूसरा उत्पाद है, तो पहले ये दोनों गांव अपनी स्थानीय जरूरत को पूरा करते हैं, फिर जिले में भेजें और फिर जिले से बाहर जाए, बाहर से हम फिर विदेश को भेजें। तो मूल तौर पर प्रगति के लिए आधार को मजबूत करना आवश्यक होता है। तो मैं समझता हूं आर्थिक स्थिति मजबूती के लिए इसको मजबूत करना बहुत आवश्यक है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आ रही है, जिसका मुझे संभावना भी दिख रही है इस बजट में, कहीं ना कहीं किसान को वो जो खाद वाला मुद्दा होता है, तो रासायनिक खाद के बजाय वो जो जैविक खाद होती है, जैविक खाद की तरफ हमको ज्यादा फोकस करना, क्योंकि हमारा जो अन्न है, जो हम दो चीजों में निर्यात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में निश्चित रूप से हम प्रगति कर रहे हैं और हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया की दूसरे टेक्नोलॉजी से किफायत की पड़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ टेक्नोलॉजी में दुनिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है। और निर्यात के लिए बड़े इंडस्ट्री डालने के बजाय ये योजना सरकार को बनाना चाहिए दो स्तर की, तो गांव के स्तर की और जो नगरीय स्तर पर बड़े उद्योग डलते हैं, तो वहां पर बड़ा कारखाना डालने के बजाय जो असेंबलिंग का मामला, जैसे छोटा सा पेन है, तो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, पेन का क्लिप कोई और बनाए, उसकी रिफिल कोई और बनाए, उसका ढक्कन कोई और बनाए, और एक फैक्ट्री उन सबको असेंबल भेजे, उसमें लागत सस्ती होगी। और हमारा निर्यात, अगर हमारी लागत सस्ती होगी और क्वालिटी अच्छी होगी, निर्यात बढ़ा,
तो दो चीजों पर सरकार को फोकस करना निर्यात बढ़ाने के लिए, तो लागत कम आए, दूसरी क्वालिटी है। टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो हमने अंतरिक्ष की जो टेक्नोलॉजी निर्यात करना शुरू की है, दुनिया के करीब 14 देशों के जो एयर स्पेस होते हैं पहाड़ियां से प्रक्षेपित करते हैं, उसके पीछे हमारी टेक्नोलॉजी सस्ती है। तो ये जो सस्ती टेक्नोलॉजी के आधार पर ही हम अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं। और वही तीसरा कहीं ना कहीं जो कहा गया है बात है, अब उसको नीतिगत या हमारी अयोग्यता है अपना कर सकते हैं। हम बिस्कुट चॉकलेट जैसा तो पिछले दिनों बाहर से मंगाते थे, आखिर बिस्कुट चॉकलेट हमारे नौजवान बना सकते हैं। तो सरकार को ये जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, स्थानीय उद्योग हैं, इनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने के साथ साथ एक छोटा सा और उदाहरण आपको देता हूं। पिछले दिनों यद्यपि आयात में 19-20 गिरावट आई है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई। दीपावली पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा वो चीन से बन के आने लगी थी। तो मोटे तौर पर उसकी समय रहते तैयारी, हमारे यहाँ डिमांड क्या है, तो आपको अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए निर्यात को कम करना और आयात को बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना, दोनों में काम करना पड़ेगा, तब हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। निर्यात बढ़ाने के साथ साथ जो हम जिसमें बना सकते हैं, जो चीजें छोटी छोटी चीजें हम बना सकते हैं, उन चीजों पर स्वयं निर्माण करना होगा, और वो भी स्थानीय स्तर पर। हर जिले में मध्य प्रदेश सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है, तो उन्होंने हर संभाग के स्तर पर हम ग्लोबल मीट करेंगे, ये जो इन्वेस्टर्स की मीट करेंगे, इसी स्तर पर जिला स्तर पर कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ हैं और जिला स्तर का जो स्थानीय उत्पादन विशेषता क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पिपरिया में अगर तुअर अच्छी होती है तो तुअर दाल की कितनी फैक्ट्रियां हो सकती हैं। सीहोर विदिशा जिले में शरबती अच्छी हो सकती है, तो शरबती उत्पादन के साथ साथ उसका आटे का उत्पादन कैसा हो सकता है, या मालवा में कपास अच्छा होता है तो वहां कपास के साथ साथ वस्त्रों का उत्पादन कैसा हो, इस पर कहीं ना कहीं स्थानीय छोटे यूनिट डालना होगा, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना होगा, और निर्भरता बहुत आवश्यक है। जी जी अंशुल जी, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय रमेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन अगर जो हर जिले, हर क्षेत्र की विशेषता के आधार पर जहां जो चीज़ उत्पादित होते हैं उस तरह के जो लघु उद्योग लगाने की बात कही गई है, तो सरकार के जो एमएसएमई का जो कार्यक्रम है, क्या वो पर्याप्त है या फिर सरकार को और कुछ इसमें कदम उठाने चाहिए? देखिए सर, मैं है ना इस एक और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है जैसे अभी हमारे ने बताया कि सीहोर में शरबती अच्छा होता है, क्षेत्र में शरबती अच्छा होता है। तो हर जगह का, अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ इतनी वैरायटी है कि हर जगह का एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन है। जैसे बासमती राइस की जीआई टैगिंग जो है वो पंजाब के पास है। तो अगर हम हर क्षेत्र का जो भी एक प्रोडक्ट है जिसको अपन बोलते हैं कि टैग प्रोडक्ट है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र का ही है, तो अगर हम ऐसे क्षेत्रों का जो जीआई टैग करवा लें, और जीआई टैगिंग करवाने के बाद, जिसमें अभी मध्य प्रदेश ने बहुत सारे जीआई टैगिंग के लिए करा हुआ है, तो जीआई टैगिंग अगर हम एक ज्योग्राफिकल एरिया की करवा सकते हैं, और अगर वहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया तो उस जगह का जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो वहां पर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फिर वहां पर अगर लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग स्टैब्लिश कर जाते हैं तो वहां पर पाए जाने वाले जितने भी जो लेबर क्लास है या जो वहां पर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, उनको ऑटोमेटिकली वो रेट मिलेगा, या वहां पर लेबर का इन्फ्लो, स्किल्ड लेबर का इन्फ्लो इतना, क्योंकि एक पर्टिकुलर तरह का प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर जगह पर होगा, तो एक स्किल्ड लेबर जो है वहां पर पाई जाएगी। तो और जो सप्लायर्स है उनको मालूम होगा कि अगर हमें शरबती आटा चाहिए, अच्छे क्वालिटी का आटा चाहिए, तो हमें सीहोर जाना है या विदिशा जाना है, या अगर हमें काली मिर्च चावल चाहिए तो हमें रायसेन जिले में जाना है। तो अगर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की टैगिंग हो जाएगी तो हमें एक पर्टिकुलर तरह का स्किल्ड लेबर, मैन पावर सप्लाई के साथ साथ हमें प्रोडक्शन, आउटपुट प्रोडक्शन और सुप्रीम क्वालिटी प्रोडक्शन विद ऑप्टिमम रेट, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ना सिर्फ मध्य प्रदेश की हम बात करें बल्कि केंद्र लेवल पे हमें हर जगह को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्शन जो है वो की प्रोडक्ट्स हैं, उनके यूएसपी हैं,
और वहां पर हमें उसकी जीआई टैगिंग करा के उस जगह को हमें हाईलाइट करना पड़ेगा, उसको हमें पब्लिसाइज करना पड़ेगा, वहां का हमें ब्रांड बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हर एरिया में हमारा जो एग्रीकल्चर एस्टैब्लिशमेंट है वो प्रॉपर हो सके। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर जो सरकार इस तरफ ध्यान दे तो हमें लगता है कि वास्तव में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन देखेंगे कि इस बजट में और क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज और है कि देखा जा रहा है, जहां तक अभी जो बात हुई कृषि क्षेत्र की और भी लघु उद्योगों की, जहां तक बात हुई, एक सामाजिक सेक्टर जो है इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा, अगर जो शिक्षा की ज्योति बढ़िया से जली तो ये देखा जाता है कि वो कंट्री, वो देश बहुत जल्दी ग्रो करता है, विकास करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो खर्चे भी होते हैं, आंकड़ों की बाजीगरी में न जाएं तो ये देखा जा रहा है कि अगर जो शिक्षा पर खर्च हो रहा है और सरकारी विद्यालयों की हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि ये राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र भी शिक्षा में योगदान देता है। रमेश शर्मा जी, क्या लगता है कहाँ कमी है? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें तो वो जो शिक्षक हैं और जो स्कूलों का संचालन करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें उनकी मानसिकता का स्वभाव है। सरकार शिक्षक को तनख्वाह दे सकती है, भवन का इंतजाम कर सकती है, जहां भवन नहीं है वहां किराए की व्यवस्था कर सकती है। बाकी जो स्कूल संचालन का जिनके पास काम है वो प्रधानाचार्य हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, वहां के स्थानीय अधिकारी हो सकते हैं, वो शिक्षक हो सकते हैं। ये उनके ऊपर जवाबदारी है कि वो संस्था को एक अच्छे तरीके से चलाए। आखिर क्या कारण है कि आधी तनख्वाह मिलती है और प्राइवेट स्कूल अच्छे चलते हैं और सरकारी स्कूल में दुगनी तनख्वाह मिलती है और अच्छे नहीं चलते? तो कहीं ना कहीं वो जो सरकारी तंत्र में एक मानसिकता होती है, उस मानसिकता को बदलने की बहुत आवश्यकता है। और इसके साथ साथ समाज में ये जागृति का भाव लाने की बहुत आवश्यकता है कि मुझे करना, ये जो दो बात है कि मुझे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना, मुझे अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से ठीक रखना। यजुर्वेद में एक ऋचा आती है कि आपके एक हाथ में अगर पुरुषार्थ है तभी दूसरे हाथ में भाग्य प्रबल होगा। तो कहने का अर्थ है पुरुषार्थ कब आपका प्रबल होगा? एक नंबर पर आपका स्वास्थ्य ठीक रहना। तो स्वस्थ रहने के लिए बुद्धि क्या होती है? समय के साथ ज्ञानार्जन करने की, जो पढ़ाई करने की जो बात होती है, एक सामाजिक वातावरण बनाने की इसमें जरूरत है। सरकार का उतना योगदान नहीं है जितना समाज का और परिवार के लोगों का योगदान है। आखिर क्या ऐसा कारण है कि आज के बच्चे पढ़ने के बजाय दूसरे कामों में ज्यादा लिख रहे हैं? वो अपना पुरुषार्थ परिश्रम सड़क पर ज्यादा दिखाते हैं जिंदगी की बजाय। जिंदगी में तो कहेंगे कि हम बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार नौकरी दे दे, सरकार इस मामले में हमको सुविधा दे दे। और सड़क पर ऐसी मोटरसाइकिल, ऐसी कार चढ़ाएंगे कि खड़े हुए ट्रक में जाके बढ़ जाएंगे। तो पुरुषार्थ दिखाना, सड़क के बजाय जिंदगी में पुरुषार्थ दिखाएं, एक सामाजिक वातावरण की आवश्यकता है। ये विषय बहुत अलग है बजट से अपने से। जी, हम अब अंशुल अग्रवाल जी के पास आएंगे और एक सवाल जरूर करना चाहेंगे पूंजीगत व्यय की, जहां तक बात हो रही है। तो पूंजीगत व्यय, सरकार लगातार इस पर खर्चे बढ़ा रही है, मतलब क्या है इसका? आम जो हमारे दर्शक हैं इसे क्या समझें? देखिए, पूंजीगत व्यय का अक्सर नाम होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तभी मजबूत हो पाता है जहां पर जब हम पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, इस तरह के जो लंबे लंबे खर्चे होते हैं, ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाते हैं। तो जो टैक्स पेयर्स होते हैं, वो टैक्स पेयर्स का सबसे पहला एक्सपेक्टेशन ये होता है कि साहब हम जो टैक्स दे रहे हैं इससे हमें क्या फायदा मिलेगा। तो सरकार का ये बोलना होता है कि भाई ये जो आपका पैसा मिलेगा इससे हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2024 तक, जिसमें मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी हमारे भारतीय लोग एग्री करेंगे, वो है रोड का नेटवर्क प्रॉपर होना। तो
अगर हम हर सिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी सिटी जो है वो वहां पर अब ऐसी कुछ ही रोड बची होंगी जहाँ पे गड्ढे होंगे। मेजोरिटी में जितनी भी कनेक्टिविटी वाली रोड है वो प्रॉपर बन चुकी हैं। हाईवेज जो है वो बहुत ज्यादा बन चुके हैं। तो जब अपन इतना लंबा लंबा खर्चा करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगातार जैसे जैसे आय इंक्रीज होती जाएगी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जाएगा। इसके अंदर हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन भी इंक्लूडेड है। तो ऐसा खर्चा जो एक बार करा जाता है, जो लमसम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करा जाता है सर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और टैक्स पेयर्स के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सबसे बड़ा उनको भी यही एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि साहब हमारे टैक्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाए। सो सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और यही कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल इंक्रीज होता ही रहेगा। यही एक विकसित इकोनॉमी की निशानी है। जी, तो विकसित इकोनॉमी की निशानी यही है कि जो ये पूंजीगत खर्च जो बढ़ रहे हैं वो अगर जो लगातार बढ़ते रहें तो बेहतर स्थिति आ सकती है। हालांकि चर्चा तो और भी होगी, लेकिन समय इजाज़त इस बात की नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटेंगे और बजट से उम्मीद पर चर्चा करें।